हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय और आज आपका इंडियन इकोनॉमी का 16th चैप्टर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इससे पहले 15 चैप्टर हो चुके हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी चीज़ें याद भी हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर का। चैप्टर किस बारे में है, चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा जाएगा। एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इंफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। रोजगार, विकास, अनौपचारिकरण और अन्य मुद्दे। तो ये सारा जो चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट से कैसे ग्रोथ होती है या फिर ग्रोथ से कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, और उसका फॉर्मलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन और कुछ अदर इश्यूज हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में या ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, वो सारे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशंस देखेंगे, वर्कर्स क्या होते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये सारी चीजें। उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। आफ्टर दैट सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर। और उसके बाद देखेंगे एम्प्लॉयमेंट इन फिर्म, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज। एंड नेक्स्ट, इंफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा जाएगा। और उसके बाद ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि किस तरह से जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से ग्रोथ बढ़ती है, या फिर अगर ग्रोथ करती है कोई भी फर्म, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई कंट्री, तो किस तरह से वहां पर ग्रोथ की वजह से एम्प्लॉयमेंट्स आते हैं, वो सारी चीजें अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। लेवल 1 क्वेश्चंस रहेंगे, इजी टू मॉडरेट। और उसके बाद लेवल 2 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि देखने में इजी लगते हैं, लेकिन इनकी जो लैंग्वेज होती है वो भी इजी रहती है। बट प्रॉब्लम क्या होती है लेवल 2 क्वेश्चंस में स्टेटमेंट दो से एक, दो या तीन स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर एक भी स्टेटमेंट नहीं आती तो शायद जो है क्वेश्चन फंस सकता है, क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये सारे आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। और इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि लास्ट जो है 15 लेक्चर्स में आपने क्या क्या पढ़ा था, चीजें आपको याद है या नहीं है। मैंने आपको कई बार कहा है कि मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ कि आप चीजें ज्यादा से ज्यादा याद रखें और चीजें आपको लंबे समय तक याद रहें। मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ सभी चैप्टर्स के नाम। पहले एक बार मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, उसके बाद करवाऊंगा याद आपको कि क्या क्या चीजें आपने आज तक कवर की हैं। और मेरे हिसाब से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं रिविजन्स कर रहे हैं। और एक और चीज है, इसको शुरू करने से पहले, रिवीजन करवाने से पहले स्टूडेंट्स का जो कई स्टूडेंट्स के रिव्यूज आए थे कि सर आप जो मेंस के क्वेश्चंस करवाते हैं या फिर जो मेंस का आंसर आप लिखवाते हैं तो बहुत इजीली हम लोग जो है लिख पाते हैं। तो इसका क्या कारण है कि सर हम लिख पाते हैं, या फिर मेंस का पेपर इतना इजी रहता है? तो स्टूडेंट्स, बात इजी या टफ की नहीं होती, उस समय बात क्या रहती है, क्वेश्चन इसी लेवल के रहते हैं। जैसे मैंने आपको मेंस के अंदर आंसर बताया कि किस तरह से क्या लिखना है, सारी चीजें करवा दी। मेंस के अंदर इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है, टाइम की शॉर्टेज होती है। वहां पे टाइम 3 आवर्स होता है और क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को 3 घंटों में क्या करना है, सोचना भी है क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ के फिर समझना है, समझ के सोचना है उसके बारे में कि क्वेश्चन में क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन सोचोगे कि इसके अंदर आंसर में क्या क्या लिखना है, उसके बाद कुछ जो है हाईलाइट करोगे पॉइंट्स की, कौन कौन से पॉइंट मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लिखने हैं। फिर आप लोग अपना आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। तो इन सब चीजों में हर एक क्वेश्चन 3 से 4 मिनट ले लेता है, और स्टूडेंट क्या करता है, वो ये 3-4 मिनट स्किप कर देता है। वो पहले सोचता नहीं, वो सीधा लिखना शुरू कर देता है। और अगर आप बिना सोचे समझे कोई भी काम शुरू कर दोगे तो वो कभी भी सक्सेस नहीं होता है। इस वजह से मेंस में काफी बच्चों का जो या तो रह जाता है, या तो पूरे आंसर नहीं लिखे जाते। जो बच्चा सोच सोच के लिखता है वो पूरे नहीं लिख पाता। अगर कोई ज्यादा तेज लिखने की कोशिश करता है तो वो कुछ पॉइंट्स छोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए क्या कहा जाता है कि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करो। इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, इन चीज़ों की गड़बड़ पेपर में जाके ना हो, इसलिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, जैसे आपको रेगुलर कहता हूँ कि मैं आंसर जो भी आप चैप्टर कर रहे हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोचो कि क्या क्वेश्चन बन सकता है और उस क्वेश्चन के आंसर में क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं, लिख के देखो। अगर ये सारी चीज़ें आप लोग करना सीख जाएँगे तो मेंस में कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। सबसे टफ होता है प्रीलिम्स। आपने शायद एक ग्राफ देखा होगा, ये जो सिविल सर्विसेज का ग्राफ होता है, ये इस तरह से बनता है। सबसे पहले प्रीलिम्स जो सबसे टफ होता है, जिससे बेस बनता है स्टूडेंट का। उसके बाद मेंस, और फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स में बच्चे भी ज्यादा होते हैं, कंपटीशन भी मैक्सिमम रहता है। मेंस में स्टूडेंट कम होते हैं, प्रीलिम्स से जो है कंपटीशन कम हो जाता है। इंटरव्यू में और कम बच्चे होते हैं, और इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, आपकी पर्सनैलिटी। इंटरव्यू को क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट। कि आप किसी सिचुएशन में कैसा, मतलब कि किसी भी सिचुएशन में आप कैसे
रिएक्ट करोगे, कैसे आप उसका आंसर दोगे किसी भी सिचुएशन का, आपको ऐसी जो है सिचुएशन में डाल के वो पूछते हैं, या फिर आपके व्यक्तित्व की, कि कहीं आप कुछ झूठ तो नहीं बोलते, कितना आप में झूठ है और कितना आप में सच है, वो सारी चीजें जो आपके इंटरव्यू के अंदर एग्जामिनर देख लेता है। कभी भी इंटरव्यू में आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता कि इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स बता दो या फिर किस सेक्टर में कितनी वर्कफोर्स लगी हुई है, क्योंकि इंटरव्यू में फैक्ट बहुत कम पूछता है, क्योंकि उसको पता है फैक्ट आप लोग प्रीलिम्स में क्लियर कर चुके हो, कॉन्सेप्ट का बारे में आप लोग मेंस में बता चुके हो। अब तो सिर्फ वो ये देखता है कि आप किसी भी सिचुएशन में कैसे ऑपरेट करते हैं खुद को, या किसी भी सिचुएशन को कैसे आप लोग जो है रिप्लाई करते हैं किसी भी सिचुएशन का, या अगर प्रेशर में आप लोग कैसे खुद को ऑपरेट करते हो। तो वो सारी चीजें आपको इंटरव्यू के अंदर फेस करनी होती है। और इंटरव्यू एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है। चलिए, अब हमने फर्स्ट चैप्टर कौन सा देखा था इसके अंदर, सबसे पहले हमने विलेज पालमपुर की कहानी के बारे में पढ़ा था कि हमारे इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत गांवों से होती है, भारत जो है गांवों से चलता है। तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं सच्चाई है इन चीजों में, कि जो रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रीज को, वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या मतलब है, कहीं ना कहीं विलेज से एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ज्यादा जो यहाँ पर संबंध रहता है। तो विलेज के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा कि विलेज है, इंडस्ट्री है, सारा कुछ है, लेकिन उन पे काम कौन करता है, पीपल, लोग काम करते हैं। तो पीपल एक बहुत बड़ा संसाधन है, अगर लोग नहीं होंगे तो चाहे कितना मर्जी पानी हो, कितना मर्जी किसी के पास जमीन हो, भूमि का क्या करेंगे जब उस पे कोई अनाज उगाने वाला ही नहीं होगा। तो पीपल एज ए रिसोर्स हमने पढ़ा था, सारी चीजें आपको याद होगी। उसके बाद पॉवर्टी एज ए चैलेंज, की गरीबी जो है ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से अफेक्ट करती है। गरीबी की वजह से लोग ज्यादा टाइम तक जी नहीं पाते, उनको खाना नहीं मिल पाता, उनका विकास नहीं हो पाता, वो तरक्की नहीं कर सकते। तो गरीबी एक कितना बड़ा एविल है हमारे देश के लिए, इसके बारे में आपने सारी चीजें पढ़ी थी। उसके बाद देखा था फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो भारत में फूड सिक्योरिटी कैसी है, आजादी से पहले कैसे थे हम लोग, आजादी के बाद कैसे रहे, और अब कुछ एक सालों में, रिसेंट कुछ ईयर्स में हम कैसे हैं, वो सारी चीजें अच्छे से डिस्कस की थी। स्टूडेंट्स, एक और चीज में आप नोट कर लीजिए, ये जो मैं आपको एक एक चैप्टर करवा रहा हूँ, उसके बाद उसके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा रहा हूँ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं। ये जो एक एक चैप्टर से मेंस का एक एक क्वेश्चन बन सकता है। तो मेंस के लिए अलग से कोई आपको सिलेबस नहीं पढ़ना होता कि मेंस में कुछ अलग से जाके पढ़ेंगे। ये जो आप पढ़ रहे हो ये मेंस के लिए भी सफिशिएंट है, मेंस का भी आपको इसी में से कवर हो जाएगा। मेंस के क्वेश्चन मैक्सिमम कवर हो जाएंगे, और ये जो वर्डिंग है इसमें लिखी हुई है, अगर ये आप एज इट इज याद रख पाओ, इसको समझ पाओ, तो आप आंसर लिखने में भी खुद को बेहतर जो है सिचुएशन में पाओगे। अगर कोई दूसरा स्टूडेंट किसी और किताब से पढ़ रहा है और आप ये चीज पढ़ रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं उससे बेटर आंसर लिख के आओगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी है। ये एनसीईआरटी की बुक्स से जो है ये रेफरेंस लिया गया, ये किताबें एनसीईआरटी से बनाई गई हैं। ये जो पीडीएफ्स हैं इनका रेफरेंस एनसीईआरटी से लिया हुआ है। तो इससे जो है साफ लैंग्वेज और स्पष्ट लैंग्वेज किसकी होगी। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो आपको बताना जरूरी था। उसके बाद आपने क्या देखा था, उसके बाद देखा था डेवलपमेंट, विकास के बारे में अच्छे से पढ़ा था। आफ्टर दैट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कितने सेक्टर्स हैं, कैसे काम करते हैं, कितनी वर्कफोर्स किस सेक्टर में जो लगी हुई है। उसके बाद मनी एंड क्रेडिट के बारे में पढ़ा था, मुद्रा और शाख, कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे जो है क्रेडिट लिया जाता है, कौन क्रेडिट देता है, इसको रेगुलेट कौन करता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर किया गया था वो था ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, कि वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या लाभ हुए हैं, क्या हानियां हुई हैं, वो सारी चीजें आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी थी और आपको याद होंगी। आफ्टर दैट कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर उपभोक्ता के कुछ अधिकार होते हैं, उनके बारे में जाना था हम लोगों ने, याद होगा आपको। उसके बाद पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी एंड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी बिफोर 1947। 1947 से भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या प्रारूप था, कैसे काम कर रही थी, पॉलिसीज किस प्रकार की थी, वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर देखी थी। नेक्स्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो था 1950 से लेकर 1990 तक, इंडियन इकोनॉमी का क्या प्रारूप था, इंडियन इकोनॉमी कैसे काम कर रही थी। जो नेक्स्ट चैप्टर था वो था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो ये पूरा चैप्टर इस चीज से संबंधित था। और ये पॉलिसी लाने के बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी जिसके अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए थे, इसके आने के बाद भारत में क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे रोजगार का सृजन हुआ, वो सारी चीजें आपने अच्छे से पढ़ी हैं। और आपको जो है मेंस में एक एक क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से। लिबरलाइजेशन क्या हो सकता है, इससे
सरकारों को, प्राइवेट फर्म्स को क्या फायदा होता है, या इसको इससे जो है लिबरलाइजेशन से ग्लोबलाइजेशन में क्या फायदा हुआ, या लिबरलाइजेशन में प्राइवेटाइजेशन में क्या फायदा हुआ, तीनों का आपस में क्या संबंध है। यहाँ से मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद हमने देखा था पॉवर्टी, कि पॉवर्टी से कैसे कैसे नुकसान होते हैं, और एक ह्यूमन रिसोर्स पॉवर्टी के कारण कई चीजें मिस कर जाता है, वो कैसे, वो सारी चीजें आप लोग अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मेरा रिवीजन करवाने का ये मकसद है कि आप इस चैप्टर को समझने से पहले एक बार सारी चीजें रिवाइज कर लें कि आप आज तक क्या पढ़ चुके हैं, और उसका उस रेफरेंस लेकर इस चैप्टर को आप समझने में और आसानी हो जाएगी आपको, और इजी रहेगा। उसके बाद हमने पढ़ा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। नेक्स्ट जो देखा था हम लोगों ने चैप्टर, वो था रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, कि गांवों का विकास किस प्रकार होता है। तो ये सारी चीजें 15 चैप्टर हम लोग 15 लेक्चर्स के माध्यम से कर चुके हैं। तो आपको याद होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स साथ साथ में जो है इस पीडीएफ से पढ़ रहे हैं। काफी सारी चीजें, उनके जो डाउट्स होते हैं वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेते हैं, या फिर हमें डायरेक्ट मैसेज करके पूछ लेते हैं। जो स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल डाउट्स होते हैं, मैं वहीं पे उनका सॉल्व कर देता हूँ। अगर कुछ मुझे लगता है कि ऐसा डाउट आया किसी स्टूडेंट का, वो किसी दूसरे या तीसरे स्टूडेंट का भी आ सकता है, तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसका रिप्लाई कर देता हूँ। तो मैं आपको मैक्सिमम चीजें कवर करवा के चल रहा हूँ। बस आपने सिर्फ इतना करना है, रिवीजन करनी है और प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, इसके अलावा आपको कोई काम नहीं है। रिवीजन करो, लेक्चर देखो, प्रैक्टिस करो, बस। आज अब हमारा जो है चैप्टर, इसको हम शुरू करते हैं। 10 मिनट इसलिए लगाए आपके ऊपर, ताकि आपको पीछे वाली चीजें रिवाइज हो जाएं, और अब ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कोई ऐसा स्टूडेंट भी हो सकता है जो कि वो 10 मिनट को स्किप करके आया हो और सीधा अभी यहाँ से चैप्टर की शुरुआत कर रहा हो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी टफ हो सकती हैं। अगर उसने पहले ही रिवीजन की हुई तो उसके लिए भी टफ नहीं रहेंगी। अब इसमें हमारा जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। वर्कर्स क्या होते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, पहले तो ये देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट के बारे में। Employment is an activity from which a person earns means of livelihood. एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे क्या होता है, कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए, जिंदा रहने के लिए साधन जो है अर्जित करता है, जिंदा रहने के लिए चीजों को अर्न कर लेता है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट ले रहा है, जो ये व्यक्ति है, अगर ये एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी के पास जाएगा या खुद खुद काम करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्कर। जो काम करता है वो वर्कर होता है। चाहे वो प्राइवेट काम कर रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट काम कर रहा हो, जो भी कोई काम करता है उसको वर्कर कहा जाता है। और उसको क्या बोलते हैं, श्रमिक। श्रमिक मतलब जो मेहनत करना जानता है, जो काम करना जानता है। तो ये दो सिंपल सी डेफिनेशन है इसके अंदर, कि वर्कर्स कौन होते हैं, जो काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, अगर वर्कर काम कर रहा है तो उसको बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट, और अगर किसी वर्कर को काम नहीं मिलता तो उसको बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। अब आपको पता है कि वर्कर्स काम कर रहे हैं किसी देश के अंदर, अगर कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, ये एक लोकेशन है, कोई भी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, इसके अंदर यहाँ पर कुछ वर्कर्स हैं। ये ए वर्कर है, ये बी वर्कर है, ये सी वर्कर है, ये डी वर्कर है, ये कुछ वर्कर्स हैं। ये काम कर रहे हैं, काम करके क्या कर रहे हैं, ये पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमा के ये क्या करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज किसी एक ज्योग्राफिकल एरियाज में होती हैं, उसके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है, द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए ईयर इज कॉल्ड इट्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द ईयर। तो जीडीपी आप लोग पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, कि सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी क्या होता है। आपको बहुत बार पीछे करवाया जा चुका है, आपको पता है कि जीडीपी क्या होता है। अब जीडीपी में ठीक है, कोई इंडस्ट्री काम कर रही है, कोई फिल्म काम कर रही है, कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो उस देश की हो गई जीडीपी। कुछ चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं, जो कंट्री में ज्यादा बन जाती हैं उसको क्या कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, कि हमारे पास ज्यादा है, हम किसी दूसरी कंट्री को बेच देते हैं, कि उनको बेच दिया और उसके बदले में क्या है, हमें और पैसा मिल गया। कुछ चीजें जो भारत में नहीं होती हैं या किसी कंट्री में नहीं होती, वो चीजें क्या कर लेते हैं, हम मंगवा लेते हैं। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कुछ गुड्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो, हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, उसको हम, जो सरप्लस है उसको हम बाहर बेच देते हैं। जिस चीज की हमारे पास डेफिशिएंसी है, कमी है, उस चीज को क्या कर लेते हैं हम लोग, इंपोर्ट कर लेते हैं। जब हम किसी चीज को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, और जब इंपोर्ट करते हैं पैसा घटता है। तो जब जीडीपी में से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को
एक्सपोर्ट को जोड़ दिया जाता है, एक्सपोर्ट से पैसा आ रहा है, और इंपोर्ट को कम कर दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेट इनकम। When we also consider what we pay for our imports and get from our exports, we find that there is net earning for the countries. उसको बोलते हैं नेट अर्निंग क्या बची कंट्री के पास, क्योंकि जीडीपी में कुछ चीजें हमने बाहर बेच दी। जीडीपी किसी देश की जीडीपी है 100 रुपीज की, 100 रुपए उसकी जीडीपी मॉनेटरी वैल्यू से बताया। हमने एक्सपोर्ट किए 20 रुपए के, 20 रुपए के हमने बाहर चीजें बेची और 20 रुपए कमा लिए। हमने कोई सर्विसेज बाहर से खरीदी 10 रुपए हमने और उसको दे दिए बाहर, हमारे इंपोर्ट हो गए, तो हमारी जीडीपी 110 रुपए हो गई। ये पॉजिटिव हो गया, हमें 10 रुपए का फायदा हुआ इसमें। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्सपोर्ट है वो 10 रुपए के हो, इम्पोर्ट भी 10 रुपए के हो, तो वो हो सकता है जीरो। कई बार ऐसा भी हो सकता है एक्सपोर्ट 10 रुपए का, इम्पोर्ट 20 रुपए का, ज्यादा सर्विस मंगवा ले तो वो -10 हो जाएगा, जीडीपी 90 रह जाएगी। फिर इसमें क्या है कि ये जो नेट अर्निंग्स है, नेट अर्निंग्स विच में भी पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकती हैं, ये नेगेटिव हो सकती हैं, मैंने आपको बताया, या फिर ये जीरो भी हो सकती हैं। जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू अगर सेम हो, या फिर अगर चीजों के बदले हम लोग चीजें दे रहे हैं, तो फिर हमारा जो है ये जीरो भी हो सकता है। व्हेन वी ऐड दिस अर्निंग फ्रॉम फॉरेन ट्रांजैक्शन, जब इस अर्निंग को, ये जो नेट अर्निंग है, इसको फॉरेन ट्रांजैक्शन से माइनस माइनस या प्लस करेंगे, वी गेट द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द ईयर। दोज एक्टिविटी विच कंट्रीब्यूट टू द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब यहाँ पर दो डेफिनेशंस हैं, देखिए। एक है जीडीपी। जीडीपी आप अच्छे से समझ चुके हैं कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी सभी को याद है, मैंने आपको बताया था कि किसी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर, वहां पे जितने भी लोग रह रहे हैं, वो कोई भी काम कर रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज है, उन सबकी क्या है वैल्यूज। कौन सी वैल्यू? उन सबकी मॉनेटरी वैल्यू क्या कहलाती है? जीडीपी। किसी भी एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर एक साल में की गई जितनी भी मॉनेटरी वैल्यू की जितनी भी एक्टिविटीज, उसको बोलते हैं जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस अंदर, इस बाउंड्री के अंदर। अब उसके बाद एक नेक्स्ट डेफिनेशन होती है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। क्या कहलाती है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एक बार इसको हिंदी में भी देख लीजिए। वो था सकल घरेलू उत्पाद, इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब यहाँ पर देखिए, घरेलू का क्या मतलब है? ये जो एरिया, इसको घर माना गया है, इसके अंदर जो भी चीजें प्रोड्यूस की गई हैं उसका जोड़, और जो भी प्रोडक्ट किए गए हैं इस एरिया के अंदर, उन सभी का जोड़ क्या कहलाता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल से क्या है? नेशनलिटी, कि कौन किसका नागरिक है। अगर भारत की बात करें, भारत का ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा? जो भी भारत के नागरिकों ने पैसा अर्जित किया है, चाहे वो देश में रहकर कमाया है या फिर वो देश से बाहर रहकर कमाया है, वो क्या कहला जाता है? वो बोला जाता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब भारत के लोगों के द्वारा जितना भी पैसा कमाया गया है, जितनी भी एक्टिविटीज की गई हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में है, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर में, या वो टर्शरी सेक्टर के अंदर है, जितनी भी एक्टिविटीज की गई हैं, उन सब का जोड़ क्या कहलाता है? जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसमें एक चीज समझिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा होता है जीएनपी से। कैसे? जरूरी नहीं ज्यादा, ये कम भी हो सकता है। अब जीडीपी किसी एक देश के अंदर, अब आप एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। ये हमारा देश है भारत। भारत की जीडीपी है 100 रुपए। इस जो एरिया के अंदर जीडीपी की वैल्यू, इस एरिया के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज की जा रही हैं, उनकी वैल्यू है ₹100। इस, क्योंकि ये मैंने अब एक एरिया बताया, ज्योग्राफिकल एरिया, और एक साल के अंदर इतनी एक्टिविटीज की जा रही है, इसको बोलते हैं जीडीपी। यहाँ पे हमारे एक साथ लगता देश है नेपाल। नेपाल से लोग काम करने के लिए हमेशा भारत में आते रहते हैं, और यहाँ से काम करके पैसा कमा के वहां पे ले जाते रहते हैं। जब ये नेपाली यहाँ पे काम कर रहा था, नेपाल से आया हुआ बंदा, जो वर्कर यहाँ पे काम कर रहा था, इसकी वैल्यू इसमें काउंट हो गई। लेकिन ये पैसा कमा के भेज कहाँ रहा है? ये नेपाल में भेज रहा है। इसने 10 रुपया क्या किया? इसने अपने नेपाल में, इसने 10 रुपए का काम किया इस जीडीपी में, इसने 10 रुपया भेज दिया नेपाल को। वो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा नागरिक नहीं है। वो किसका नागरिक है? वो नेपाल का नागरिक है, सिटीजन ऑफ नेपाल। इसलिए उसका पैसा हमने क्या किया? जीडीपी से घटा दिया, क्योंकि वो हमारे देश की पैसा नहीं है, वो हमारी जीएनपी नहीं है। तो जीडीपी 100, जीएनपी क्या हुआ?
100 माइनस 10, इसको मैं हटाता हूँ। अब यहाँ पर है एक देश, आपको पता है यूएसए। यूएसए हमसे ज्यादा डेवलप्ड है। कुछ भारतीय यूएसए में भी काम करते हैं। यहाँ पे एक सिटीजन है, भारत का सिटीजन है, वो यहाँ पे 20 रुपए कमा रहा है, 20 रुपीज। अब नेपाल का जो है व्यक्ति या नेपाल का वर्कर 10 रुपए कमा रहा था, ये हमने नेपाल को दे दिए कि भाई तेरा सिटीजन कमा रहा है, तेरा नागरिक कमा रहा है, तो अपने 10 रुपए ले जा, इसने ले लिए। अब यूएसए के अंदर एक भारतीय नागरिक 20 रुपए कमा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये हमारा नागरिक है, ये जो 20 रुपए कमा रहा है ये हमारी नेशनल प्रोडक्ट में काउंट होंगे, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर काउंट होगा, तो ये 20 हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ लेंगे, इसके 20 रुपए हमें भारत में मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये भारत की जीएनपी कहलाती है। देख लीजिए क्या बन जाएगी जीएनपी। 100 में से 10 गए 90, 90 प्लस 20 110, तो ये 110 होगी जीएनपी। ये जीएनपी जीडीपी के बराबर भी हो सकती है, जीएनपी जीडीपी से कम भी हो सकती है, और जीएनपी जीडीपी से ज्यादा भी हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि किसी साल कितनी बाहर से हमारे लोग काम कर रहे हैं, कितना पैसा आया, तो वो सब इन सिचुएशंस पे जो है, इन सिचुएशन पे इन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। इन सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या चीजें होंगी और क्या नहीं होंगी। तो जीडीपी जीएनपी समझ आ गई। एक और यहाँ पे डेफिनेशन लिख लीजिए, लिखी हुई है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। ये जीएनपी है, ये एक कंट्री है, इसमें ये जो जितनी भी जो भी कंपनीज लगी हुई हैं जो एरिया के अंदर, ये सारी क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, या फिर सारी एक ही तरह का झंडा है, जो इस देश के द्वारा, इस देश के राष्ट्रीय लोगों के द्वारा कमाया गया, उसको क्या बोलते हैं, जीएनपी। वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय ए कंट्रीज रेजिडेंस एंड बिजनेसेस रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन लोकेशन। इन्होंने कहीं पर भी प्रोडक्शन की है, लेकिन अगर इनके लोग हैं, इनके नागरिक हैं, तो वो पैसा इनको ही मिलेगा। और दूसरी तरफ मेजर प्रोडक्शन इनसाइड ऑफ ए कंट्री नो मैटर हु मेक्स इट। जीडीपी क्या कहलाती है, किसी भी एक लोकेशन के अंदर किसी ने भी बनाया उसको बोलते हैं जीडीपी। और किसी एक ने, मतलब कि जीएनपी क्या कहलाता है कि उसके लोगों के द्वारा, राष्ट्रीयता के द्वारा, उसके नागरिकों के द्वारा कमाया गया पैसा, ये कहलाता है। समझ आया? ये मैंने एक व्यक्ति से बताया था। ये जो दूसरी तरफ आप इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझना चाहें तो दूसरे एग्जाम्पल से समझ लीजिए। ये हमारा देश है इंडिया, मेरा भारत महान। इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि हम एक कंपनी की बात करते हैं, टाटा। टाटा कंपनी इंडिया की है, आपको पता है। ये एक देश है यूएसए। यहाँ की जो है मैक बर्गर किंग, क्या कौन सा एग्जांपल लें, इनका डोमिनोज का करते हैं कि ये डोमिनोज है, इनकी कंपनी डोमिनोज है। डोमिनोज का अगर प्लांट इंडिया में है, जो उसकी अर्निंग हो रही है, वो अर्निंग कहाँ चली जाएगी, यूएसए में चली जाएगी। डोमिनोज की जितनी भी अर्निंग इंडिया में हो रही है, वो कहीं ना कहीं यूएसए की जीएनपी में काउंट होगी। डोमिनोज का यहाँ पे प्लांट है, उसका जो जीडीपी में डोमिनोज को हम काउंट करेंगे जीडीपी के अंदर। ये टाटा की कंपनीज भी यहाँ पे लगी हुई हैं, और डोमिनोज की। हमारी जीडीपी में टाटा की जो है अर्निंग्स भी काउंट होंगी, और डोमिनोज की अर्निंग भी काउंट होगी हमारी जीडीपी में। लेकिन जीएनपी में हमारी सिर्फ और सिर्फ टाटा की ही अर्निंग्स काउंट होंगी। डोमिनोज की अर्निंग्स वो अपनी ले जाएंगे, वो यहाँ पे काउंट नहीं होंगी। और अगर यहाँ पे कोई टाटा का प्लांट कहाँ पे है, यूएसए में टाटा का प्लांट है, तो वो अर्निंग्स हम लेके आएंगे, वो अर्निंग्स हमारी हो जाएंगी। तो आप समझ सकते हो कि जिसका राष्ट्रीयता से संबंध है, वो सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस की जाती हैं, वो सारी चीजें काउंट की जाती हैं। तो आप समझ गए इसमें सारी चीजें। नेक्स्ट जो इसमें कुछ लिखा हुआ है वो देख लीजिए। ऑल दोज हु आर इंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जितने भी लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेज हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको वर्कर्स कहा जाता है। चाहे वो बीमार हैं, चाहे वो इंजर्ड हैं, या वो कुछ टाइम से एब्सेंट अपने काम से, वो काम करने के लिए नहीं आ रहे इलनेस की वजह से, लेकिन वो फिर भी क्या कहलाते हैं, वर्कर्स ही कहलाते हैं। क्या पता उनको काम नहीं मिल रहा हो, लेकिन फिर भी वो वर्कर हैं, वो काम करना चाहते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है, वर्कर्स आल्सो इंक्लूड ऑल दोज हु हेल्प द मेन वर्कर्स इन दीज एक्टिविटीज। जो मेन वर्कर की हेल्प करते हैं उसको भी वर्कर कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आप इसमें देख लीजिएगा, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। बार बार एक ही चीज को रिपीट किया गया होता है, लेकिन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो है थोड़ी सी वर्डिंग का फर्क रहता है। वर्डिंग का डिफरेंस आने से क्या होता है कि आप एक आंसर, अच्छा आंसर और एक बुरा आंसर, वर्डिंग से ही डिपेंड करता है। दोज हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड आर आल्सो वर्कर्स। जो खुद काम करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनको भी क्या कहा जाता है, उनको भी यहाँ पर वर्कर्स कहा जाता है। इसके अलावा
द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मल्टीफेस्टेड। आपको पता है भारत में बहुत तरह की एम्प्लॉयमेंट है। सम गेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू द ईयर्स, किसी को पूरा साल यहाँ पर काम मिलता है, किसी को यहाँ पर कुछ महीने काम मिलता है, और कुछ लोग जो कुछ महीने ही बेरोजगार रहते हैं। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उस चीज पे डिपेंड करता है। आगे हम लोग जो है देखेंगे। उसके बाद देखिए, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। अब इसका रोजगार में लोगों की भागीदारी। अब आप एक चीज समझिए। आपको पता है प्राइमरी सेक्टर जो कि प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। इन तीनों चीजों की जो भी मॉनेटरी वैल्यू होती है फाइनल प्रोडक्ट से क्या बनती है, हमारी जीडीपी। तो इन तीनों चीजों में ही लोग जो है काम करते हैं, तीनों क्षेत्रों में लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। बहुत सारे वर्कर्स प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, कुछ वर्कर्स सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं, और कुछ वर्कर्स टर्शियरी सेक्टर में काम करते हैं। तो यही चीजें इस पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई हैं कि किस तरह से लोग, कितने लोग किस चीज में काम करते हैं। उससे पहले एक डेफिनेशन देख लीजिए। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो is calculated by dividing the total number of workers in the India by population in India and multiplying it by 100. Worker population ratio is an indicator that is used for analyzing the employment situation in the country. अब देखिए वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या कहलाती है, क्या होती है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। एक एग्जांपल से समझिए। एक कंट्री की पॉपुलेशन है 100, उसमें से जो वर्कर्स हैं, कितने लोगों को काम मिला, वो जो एम्प्लॉयड है या जो काम करना चाहते हैं वर्कर्स हैं 20। तो इसकी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या रहेगी, 20/100 इंटू 100। तो इसकी 20% जो है इसकी वर्कर पॉपुलेशन, 20 जो इसकी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है। तो एक दूसरा कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन है 100, उसके अंदर वर्कर्स हैं 10। अब इसकी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकालते हैं हम लोग। इसकी कितनी होगी, वर्कर्स अपॉन ये जो पीछे लिखा हुआ उसी हिसाब से मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आप एक बार पढ़ दीजिएगा। अब ये कट गए, यहाँ पे कितना हुआ 10। तो इससे क्या पता चलता है कि जिस देश की जितनी ज्यादा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो होगी, इसकी वैल्यू 10 है, ये ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, ये 10 है, तो ये 20 है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, ये 10, इसकी वैल्यू कम है। इसकी वर्क पॉपुलेशन रेशियो या वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कम है, इसकी ज्यादा है। तो यहाँ पर ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। यहाँ पे रोजगार कम मिला हुआ है, एम्प्लॉयमेंट कम है। तो इसको बोलते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ये यहां पर लिखा हुआ है। इफ द रेशियो इज हायर इट मींस दैट एंगेजमेंट ऑफ पीपल इज ग्रेटर। इफ द रेशियो ऑफ ए कंट्री इज मीडियम और लो इट मींस दैट वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि यहाँ के लोग जो है ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी ऊपर। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ देख लीजिए। पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है कि जितने भी लोग किसी कंट्री में रहते होते हैं, किसी लोकेलिटी में रहते हैं, जितने भी नंबर ऑफ पीपल्स रहते हैं, उसको बोला जाता है पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन है। तो कई बार ये भी डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे। और कंपेयर्ड टू फीमेल्स मोर मेल्स आर फाउंड टू बी वर्किंग। फीमेल के अगर देखा जाए, वैसे तो पॉपुलेशन में भी डिफरेंस है, और कहीं ना कहीं देखा जाए पॉपुलेशन रेशियो से, तो फीमेल्स जो है वो घर का काम ज्यादा प्रेफर करती हैं, या फिर उनको मिलता ही नहीं है बाहर काम। मेल्स को जो है बाहर का काम ज्यादा मिलता है। आपने देखा होगा किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएं, मेल्स जो है ज्यादा रहते हैं, फीमेल्स कम रहती हैं। द डिफरेंस इन पार्टिसिपेशन रेट इज वेरी लार्ज इन अर्बन एरियाज। ये जो पार्टिसिपेशन का डिफरेंस है ये अर्बन एरियाज में ज्यादा है। आपको लगेगा कि शायद ये रूरल एरियाज में ज्यादा है, लेकिन जो डिफरेंस है ये अर्बन एरियाज में ज्यादा है। फॉर एवरी 100 अर्बन फीमेल्स ओनली 14 आर engaged in some economic activities। तो भाई 100 मेल्स पे 14 फीमेल्स ही जो काम कर रही हैं। दूसरी तरफ इन रूरल एरियाज फॉर एवरी 100 रूरल वुमेन अबाउट 18 पार्टिसिपेट इन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट। तो रूरल एरियाज में 100 में से 18 जो है काम कर रही हैं, और अर्बन में 100 में से 14 लड़कियां ही या जो फीमेल्स है वो काम कर रही हैं। तो आप देख सकते हो रेशो जो है किनका ज्यादा है किनका कम है। कंफ्यूज नहीं रहना है, कई बार लोग क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसका कारण भी पूछा जा सकता है आपसे, एग्जामिनर मेंस में पूछ सकता है कि जो रूरल एरियाज में है वहां पे जो है पार्टिसिपेशन मैक्सिमम ज्यादा है। जैसे कि मैंने बताया 100 में से 18 जो है फीमेल्स को काम मिल जाता है, फीमेल्स काम करती हैं रूरल एरियाज में। अर्बन एरियाज में क्या होता है, सिर्फ 14 को ही काम मिलता है 100 में से
14 लड़कियों को या फीमेल्स को ही काम मिलता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? मेंस में आपसे डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसको कम करने, इसको बढ़ाने के, अर्बन में भी लड़कियों का जो है रेशियो बढ़ाने के लिए कौन-कौन से स्टेप उठाए जा सकते हैं? तो ये आपका एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो कारण देखिए, अगर कारण समझ आ जाएँगे, फैक्टर समझ आ गए कि कौन-कौन से कारण हैं, कॉजेज़, तो जो कारण है उनको फिर ठीक करना होता है। उनसे रिलेटेड जो-जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, जो स्कीम्स हैं, वो वहाँ पर क्या होती है, लिखनी होती है कि सरकार की ये स्कीम्स हैं। और अगर कोई आपको आइडिया आ रहा हो, आपके माइंड में कुछ इनोवेटिव आइडिया हो, तो आप अपना आइडियाज़ भी वहाँ पर लिख सकते हैं। अब कारण क्या है? जो रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट का सबसे साधन कहाँ पे होता है? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में क्या चाहिए? लेबर चाहिए। कौन सी? अनस्किल्ड लेबर। अब लड़कियों के पास, फीमेल्स के पास जो है हमारे भारत देश में लिटरेसी रेट कम है, लड़कियां कम पढ़ी लिखी हैं, अनस्किल्ड है, लेकिन वहां पे जो है वर्क फोर्स भी तो अनस्किल्ड चाहिए, कम पढ़े लिखे लोग ही चाहिए वहां पर। तो वहां पे काम ऐसा है, जहाँ जैसी वर्क फोर्स वहां पे है, वैसे ही काम की वहां पर क्या है, डिमांड है। तो इस वजह से वहां पे लोगों को काम मिल जाता है। अब अर्बन एरियाज में क्या है? अर्बन एरियाज में लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, पढ़ी लिखी ज्यादा है। अब यहाँ पर चाहिए कैजुअल वर्कर चाहिए। अब कैजुअल वर्कर, जो पढ़ी लिखी लड़की, वो कैजुअल वर्कर का काम नहीं कर पाएगी, सोसाइटी नहीं करने देगी, और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ पर जो है इनके लिए, अर्बन लड़कियों के लिए, जो अर्बन वुमेन्स के लिए, फीमेल्स के लिए प्रॉपर जो एम्प्लॉयमेंट के साधन ही नहीं है कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, या फिर जिस हिसाब की एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब का स्किल लड़कियों के पास, फीमेल्स के पास नहीं होता। इस वजह से वो जो लड़कियां यहाँ पर कम इंडल्ज है वर्क के अंदर, और यहाँ पर ज्यादा है। तो ये आप आंसर में लिख सकते हो। फिर आप देख सकते हो कि पॉलिसीज, अब आपने देखा होगा मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए? ये गांवों के लिए है। तो मनरेगा से लड़कियों को, वुमेन्स को ज्यादा पार्टिसिपेशन है। मनरेगा में जो है रिजर्वेशन भी है वुमेन्स के लिए, लोगों के लिए रिजर्वेशन भी है। तो इसलिए मनरेगा जो है गांवों में, या फिर गांव के अंदर रूरल एरियाज में ज्यादा एक्टिव है, या फिर एक्टिव वहां पर है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर जो है लड़कियों को, वुमेन्स को रोजगार मिल जाता है। और अर्बन एरियाज में ऐसी कोई स्कीम नहीं है मनरेगा जैसी। और कई स्कीम्स हैं जो कि आप आगे पढ़ते जाएंगे, वो आप लिखते जाएंगे। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम है उसके कॉजेज देखिए, उस कॉजेज को हटाने के लिए, जो कारण है उनको खत्म करने के लिए सरकार की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हैं, उनके बारे में लिखिए। और आपके पास कोई भी इनोवेटिव आइडिया हो तो आप उसके बारे में लिखिए। या फिर जो करंट अफेयर के अंदर कई बार कुछ ऐसे सिचुएशंस, कुछ ऐसे एग्जांपल्स आ जाते हैं जो कि आप उसके अंदर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप मेंस का एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको जो है, आपके पास अच्छे वर्ड्स होने चाहिए, अच्छी वोकेबलरी होनी चाहिए। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों को ये पीडीएफ पढ़नी है तो आप ये पीडीएफ पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़नी है बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सब रोजगार, और सब नियोजित रोजगार। दूसरा है हायर्ड वर्कर, मतलब हायर कर लिए जाते हैं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिए। आप स्टडी मास्टर पे पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं जीएस राय हूं, आप मुझे भी जानते हैं, आप स्टडी मास्टर को भी जानते हैं। मैं यहाँ पर लेक्चर ले रहा हूँ स्टडी मास्टर के ऊपर, ये मेरा अपना इंस्टीट्यूशन है, मैं इसका एमडी हूँ, मैं इसका मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, करता धरता मैं हूँ। तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। दूसरी तरफ टाइपिंग के लिए टीम काम करती है, और जो हमारी अपलोडिंग के लिए टेक्निकल टीम काम करती है, या फिर जितनी भी चीजें हैं टेक्निकल टीम मैनेज करती है। तो वो कौन से हैं? वो है हायर्ड वर्कर, उनको मैंने हायर किया हुआ है, वो मेरे लिए काम करते हैं। बाकी सारी सारी चीजें मैं नहीं संभालता। मैं यहाँ पर सिर्फ लेक्चर्स देता हूँ, कंटेंट के बारे में मैं देखता हूँ कि कंटेंट में कोई मिस्टेक तो नहीं है, टाइपिंग के अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है। जो मैं उनको दिया, मैंने उनको लिखने के लिए, वही उन्होंने लिखा, वही टाइप किया है। तो मैं ये सारी चीजें मैनेज करता हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। और जो बाकी सारे जो काम कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहा है, कोई टेक्निकल काम कर रहा है, अपलोडिंग कर रहा है, लेक्चर्स के बारे में देख रहा है, सीक्वेंस 1 2 3 का जो भी सारी चीजें हैं, बाकी सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं, वो हायर्ड वर्कर मैनेज कर रहे हैं। तो आपको समझ आया कि सब नियोजित सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, हायर्ड क्या, वर्कर क्या होता है। लेकिन ये दोनों आते किसमें? दोनों ये वर्कर की डेफिनेशन में आते हैं। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी वो वर्कर है, और अगर कोई हायर्ड वर्कर है तो भी वो वर्कर है। वर्कर का क्या मतलब होता है? वर्कर का मतलब मजदूर नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। वर्कर का मतलब मजदूर नहीं है, वर्कर का मतलब होता है श्रमिक। श्रमिक जो कि श्रम कर सकता है, जो मेहनत करना जानता है, जो मेहनत कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको वर्कर बोलते हैं। मैं भी एक वर्कर हूं, जो मेरी टीम काम कर रही है वो भी वर्कर्स हैं सारे।
तो हम एक इंस्टीट्यूशंस के सभी लोग क्या हैं, वर्कर्स हैं। तो आपको समझ आया प्रैक्टिकल एग्जांपल से। तो उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो देख लीजिए। वर्कर्स हु ओन ऑपरेट एंड एंटरप्राइजेस टू अर्न देयर लाइवलीहुड आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड। ये आप समझ गए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कि अपने लिए जो है लाइवलीहुड को बनाने के लिए, लाइवलीहुड जो है अर्न करने के लिए कोई एंटरप्राइज रन की जाए। और अगर कोई एक एंटरप्राइज रन करता है, जैसे कि स्टडी मास्टर है, स्टडी मास्टर मैं रन कर रहा हूँ, तो जब मैं यहाँ पर लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, लेक्चर्स देता हूँ, इससे जो आप फीस पे करते हो, वो सिर्फ उससे एक ही जो है घर का चूल्हा नहीं चलता। उस फीस से कहीं ना कहीं 10-15 लोगों को रोजगार मिलता है। जो आप फीस पे करते हो उससे 10-15 लोगों का फायदा होता है, उस 10-15 लोगों को उसमें से जॉब मिलती है। तो समझ सकते हो। उसके बाद आगे देखिए, 10 दास सीमेंट शॉप ओनर इज सेल्फ एम्प्लॉयड। जो सीमेंट शॉप ओनर है वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। 52% भारत में जो है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं। 52% अराउंड इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 52%। मतलब बाकी कितने बचे, 48%। अब आगे देखिए, वेज एम्प्लॉयमेंट इज ऑफ टू टाइप। जो वेज एम्प्लॉयमेंट है ये दो तरह की एम्प्लॉयमेंट है, एक होती है रेगुलर वर्कर्स और एक होते हैं कैजुअल वर्कर्स। रेगुलर वर्कर कौन से होते हैं, जिनको रेगुलर काम मिलता रहता है, जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कैजुअल वर्कर। रेगुलर वर्कर जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, उनको बोलते हैं रेगुलर वर्कर। या फिर जो किसी ना किसी ऐसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, किसी ऐसी फर्म में काम करते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड है, या गवर्नमेंट के जितने भी एक्ट्स हैं, आगे बात करेंगे कौन कौन से एक्ट्स हैं, उन एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है, उनको बोलते हैं रेगुलर वर्कर्स। रेगुलर वर्कर आगे आपको सारी चीजें बताई जाएंगी कि रेगुलर वर्कर को क्या फायदे हैं और कैजुअल वर्कर को क्या नुकसान है। तो रेगुलर वर्कर बताएंगे आगे। दो तरह के वर्कर्स होते हैं, रेगुलर और कैजुअल। डेफिनेशन देखी जाए तो रेगुलर वो है जो कि सरकार या तो सरकारी कर्मचारी है, या फिर किसी ऐसी इंस्टीट्यूशन या फर्म में काम करता है जहां पर उसको जॉब सिक्योरिटी है कि उसको जॉब से निकाला नहीं जाएगा। उसके वर्किंग आवर्स फिक्स हैं, अगर उसको कोई बीमारी है या कोई और प्रॉब्लम है तो उसको छुट्टी मिलेगी, उसके पैसे नहीं कटेंगे। और उसके वर्किंग आवर फिक्स है, अगर उससे एक्स्ट्रा काम किया लिया जा रहा है तो उसको एक्स्ट्रा काम के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे ही मिलेंगे। कैजुअल वर्कर्स का क्या होता है कि एक तो काम की रेगुलरिटी नहीं, काम उनको नहीं मिलेगा रेगुलर। अगर काम है तो मिलता जाएगा, नहीं है तो रेगुलर नहीं रहेगा। दूसरा, कोई इंश्योरेंस नहीं है उनके पास, कोई उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, और कोई उनको छुट्टी का प्रावधान नहीं है। क्या पता उनको कितनी देर काम करवाया जाए। जैसे कि अगर ये कैजुअल वर्कर्स होते हैं, ये अराउंड 10 घंटे काम करते हैं, कैजुअल वर्कर्स। जो रेगुलर वर्कर्स हैं वो अराउंड 8 घंटे काम करते हैं भारत में। द कंस्ट्रक्शन वर्कर आर नोन एज कैजुअल वेज लेबरर्स। दे आर अबाउट 25% इन इंडिया, इंडियन वर्कफोर्स। तो ये जो कैजुअल वर्कर्स हैं ये 25% है। आपको पता है पहले 52% तो पहले निकाल चुके हैं आप लोग, अब 25% और निकल गए तो 77 निकल गए। और 23% वर्कर्स लाइक सिविल इंजीनियर वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन कंपनी अकाउंट्स फॉर 23%। जो बाकी 23% बच गए वो कौन से हैं, वो रेगुलर वर्कर्स। और यही सारी चीज में लिखी हुई है। When a worker is engaged by someone or an enterprises and paid his or her wages regularly, they are known as regular salaries employees। तो ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ। आप एक बार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ये पढ़ लीजिएगा, पूरा यहीं पर लिखा हुआ है। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट इन फर्म, फैक्ट्रीज एंड ऑफिस। अब आप ये देखिए कि हमने एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा, एम्प्लॉयमेंट हमें मिलती है या लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये कौन कौन सी चीजें हैं जो रोजगार प्रोवाइड करवा सकती हैं। कोई फर्म हो सकती है, कोई कारखाना हो सकता है, कोई कार्यालय हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है। तो आगे इसके अंदर देखेंगे तो वो कौन कौन से जो है एरियाज है जहाँ पर ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती हैं। तो वो 8 एरियाज है जहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो काम करती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, माइनिंग एंड क्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, और उसके बाद कुछ सर्विसेज। तो ये सारी चीजें हैं जो रोजगार प्रोवाइड करवाती हैं। पहले 8 पॉइंट्स हैं, आप इसको याद रखिए। और इसको और सिंपल करने के लिए वर्क फोर्स को, वर्क पर्सन जो है 3 डिवीजन के अंदर इनको डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी सेक्टर, जिसके अंदर कौन कौन सी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और ट्रेशरी सेक्टर। इन सभी को क्या है 3 भागों में डिवाइड किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेशरी। अब आप ये मानिए प्राइमरी कौन सी होती है, जिसमें कि एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से संबंधित एक्टिविटीज होती हैं। कौन कौन सी हैं, पॉइंट 1 ये कौन सी, एग्रीकल्चर। पॉइंट 2 माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये सारी जो है प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं। सेकेंडरी में पहली एग्रीकल्चर, चौथी यहाँ पे 3 आएगा मेरे हिसाब से, ये तीसरी आएगी, यहाँ पे 3 है, मैन्युफैक्चरिंग आएगी,
इलेक्ट्रिसिटी, पावर, कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर के अंदर 6, 7 और 8, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और सर्विसेज, ये सारे सर्विस सेक्टर। तो इन 8 एक्टिविटीज को आगे 3 जो है भागों में डिवाइड किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो उसमें से क्या है, थोड़ा इजी हो जाता है। अब देखिए कैसे इजी हो जाता है। प्राइमरी सेक्टर इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द मेजर ऑफ वर्कर इन इंडिया। तो भारत में प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर से संबंधित जो एक्टिविटीज हैं, भारत की ज्यादा वर्कफोर्स वहीं पे काम करती है, पता होगा आप सबको। उसके बाद सेकेंडरी में 24% वर्कफोर्स काम करती है, और 31% जो है वर्कर्स जो है कहाँ पे काम करते हैं, 31% सर्विस सेक्टर के अंदर काम करते हो। तो आप समझ सकते हो ये कि 55% लोग यहाँ काम करते हैं दोनों में। तो 45%, अराउंड 45% जो है कहाँ पे काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स जो है काम करती है। समझ आया। एग्रीकल्चर इज नॉट ए मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में एग्रीकल्चर जो है मेजर सोर्स नहीं है, एग्रीकल्चर जो है रूरल एरियाज में है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। आपको पता भी है, अब तक समझा चुका हूँ सारी चीजें, फिर भी दोबारा से लिखा हो तो इसलिए मैंने बता दिया। और रूरल एरियाज में जो है एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग जो है इंडल्ज होते हैं, और अर्बन एरियाज में जो है सर्विस सेक्टर के अंदर ज्यादा लोग लगे होते हैं काम। तो ये समझ सकते हो। और बोथ मैन एंड वुमेन आर कंसंट्रेटेड इन द प्राइमरी वर्कर, वुमेन वर्कर कंसंट्रेशन इज वेरी हाई। तो मैंने आपको बताया, आप समझ सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वुमेन्स ज्यादा होती हैं, क्योंकि वहां पर कम पढ़े लिखी फोर्स की जरूरत होती है। और बाकी जगहों पे जहाँ पढ़ी लिखी फोर्स की जरूरत है, तो वहाँ पे लोगों को जो है वो मेंस को काम ज्यादा मिलता है, क्योंकि लिटरेसी रेट में भी डिफरेंस है। धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं, लेकिन आज तक का जो सिनेरियो है, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, वो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। आगे देखिए, इनफॉर्मेलाइजेशन ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स, भारतीय कार्यबल का अनौपचारिकीकरण। अब इसमें क्या है, all the public sector establishment and those private sector establishment which employ 10 hired workers or more are called formal sector। अब इस पैराग्राफ के अंदर दो चीजों के बारे में बात की जा रही है, एक फॉर्मल सेक्टर और एक इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर वो है जहां पर कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट, प्राइवेट सेक्टर हो जो कि जहां 10 लोगों या 10 लोगों से ज्यादा को उसने हायर किया हो, उसको क्या कहलाता है, फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर के अंदर क्या होता है, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। समझ लीजिए पहले, दोनों का डिफरेंस समझिए, और फिर चीजें आपको और आसानी से समझ आएंगी। फॉर्मल और इनफॉर्मल, इसको बोलते हैं औपचारिक क्षेत्र, बोलते हैं अनौपचारिक क्षेत्र। समझ आया। फॉर्मल में ये रहता है कि वर्किंग आवर्स फिक्स रहेंगे, सैलरीज फिक्स रहेंगी, इंक्रीमेंट्स फिक्स रहेंगे, और अगर कोई एक्स्ट्रा काम लिया जा रहा है, एक्स्ट्रा काम के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है, वर्किंग आवर फिक्स नहीं है, सैलरी फिक्स नहीं है, और एक्स्ट्रा काम भी लिया जा सकता है, किसी टाइम मर्जी काम से निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो उसमें जो है छुट्टी नहीं दी जाती। प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है, या तो काम से निकाल दिया तो छुट्टी नहीं मिलती। फॉर्मल सेक्टर में छुट्टियां भी डिसाइडेड होती हैं, प्री डिसाइडेड, सारी चीजें प्री डिसाइडेड है। काम करना है कर सकते हो, नहीं करना चाहो आप मना कर सकते हो। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में आपको जाके पता लगता है कि किन एक्टिविटीज में काम करना पड़ेगा। फॉर्मल सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर 10 या 10 से ज्यादा लोग जो काम कर रहे हैं उसको फॉर्मल सेक्टर में काउंट करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर जो है सभी फॉर्मल सेक्टर हैं। और इनफॉर्मल में क्या है, एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी काम है वो इनफॉर्मल सेक्टर में होते हैं। जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काउंट होते हैं। या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं, यही सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। बाकी आप एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, काफी चीजें समझ आ जाएंगी। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पीडीएफ नहीं ले सकते या जो नोट्स नहीं परचेज कर सकते, तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर बराबर में लाके पूरा रोक देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ सकते हैं। अगर नोट्स नहीं ले सकते, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, तो या नहीं लेना चाहते, तो आप लोग क्या है, इससे यहाँ पे खुद भी नोट कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, मेरे पास उनका मैसेज भी आया था कि उन्होंने जो है नोट्स बना रखे हैं अपने, कि सर जो आप पढ़ा रहे हो उसको मैं अपनी लैंग्वेज में, ये जैसे मैंने बताया तो उन्होंने हेडिंग डाल दी और इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लिया, सारी चीजें बताई, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लिया।
तो वो लिख सकते हैं, इससे क्या है उनका राइटिंग प्रैक्टिस है। मेंस में जब आप जाओगे तो आपको अपने हाथ से लिखना पड़ेगा, तो आप अपने हाथ से भी लिख सकते हो, कंपल्शन नहीं है कि आप नोट्स लो। हाँ, ये है कि नोट्स ले लेते हो, जिससे ये होता है कि आपको सारी चीजें आपके हाथ में आ जाती हैं। जैसे कि आप सारे क्वेश्चंस नहीं लिख सकते, तो नोट्स ले लोगे तो उसमें क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं। अब दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, क्या बोलते हैं, बेरोजगारी। अब आप इससे ऊपर पढ़ के आए हो वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित। वर्कर समझ गए, एम्प्लॉयमेंट समझ गए। जिसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती वो क्या कहलाता है, वो अनएम्प्लॉयड कहलाता है। अनएम्प्लॉयमेंट कि काम करना चाहते हैं, वर्कफोर्स काम करने की विलिंग है, लेकिन उनको काम नहीं मिलता, तो उसको क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। यही सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस defines unemployment as a situation in which all of those who own to lack of work are not working but either seek work through unemployment exchange intermediaries, friends or relative, or by making application to prospective employers, or express their willingness or availability फॉर वर्क अंडर प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ द वर्क एंड रिम्यूनरेशन। भाई वो काम करना चाहते हैं लेकिन उसको उनके पास काम नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो इसका जो डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट का, किसके द्वारा जारी किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। पहले इसको क्या कहा जाता था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो एनएसएसओ को, एनएसएसओ प्लस सीएसओ दोनों को मिला के 2019 में क्या कह दिया गया, इसको एनएसओ बना दिया गया था। ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Economists define an unemployed person as one who is not able to get employment for even 1 hour in a half day। उसको इकोनॉमिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, अनएम्प्लॉयड कहते हैं कि हाफ डे के अंदर उसको 1 घंटा भी काम नहीं मिलता। अगर किसी को हाफ डे में 1 आवर काम मिल जाए तो इकोनॉमी उसको क्या मानती है, एम्प्लॉयड मानती है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि इकोनॉमी कितने छोटे लेवल पे काम कर रही है, और इसको मतलब डाटा कहीं ना कहीं कितना अनएक्यूरेट है ये, कि अगर किसी को दिन में 1 घंटा काम मिल जाए तो वो एम्प्लॉयड माना जाएगा, तो ये गलत चीज है ना। 1 घंटे से वो एम्प्लॉयड तो हो जाएगा, क्या उसके सपने पूरे हो पाएंगे, क्या उसकी जरूरतें पूरी हो पाएंगी, सपने तो छोड़ो, क्या उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। लेकिन हमारी इकोनॉमी इस तरह से चीजें काउंट करती है। तभी तो आप लोग देखते होंगे, आपने जो है न्यूज़पेपर अगर कोई पढ़ता होगा, तो बताया जाता है कि हमारी जीडीपी इतनी ग्रो कर रही है, और जो है बड़े जो आंकड़े जारी किए जाते हैं न्यूज चैनल्स के अंदर, बड़े आंकड़े जारी किए जाते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो आंकड़े जारी किए जाते हैं उनका ऑन ग्राउंड रिजल्ट आपको जीरो लगता है, कि आंकड़े तो बहुत जारी किए गए हैं लेकिन रिजल्ट जीरो क्यों है, क्योंकि आंकड़े जो है जारी करने का या उनको नोट करने के कुछ तरीके ही ऐसे हैं कि वो देखने में लग रहा है कि एम्प्लॉयड है, लेकिन वो एम्प्लॉयड नहीं है। समझ आया इसके अंदर सारी चीजें। अब अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस कैसी हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए। एक तो बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ये ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है, कि काम दो लोगों का है, जो दो लोग कर सकते हैं उसमें 5 लोग लगे हुए हैं, तो उस चीज का फायदा नहीं है, उसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। काम दो बंदों का है, दो व्यक्तियों का काम है, लेकिन लगे हुए कितने हैं, 5 है, कोई फायदा नहीं है। अगर ये 3 ना भी काम करें तो भी काम जो है उतनी ही प्रोडक्टिविटी होगी, तो उसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत बार मैं करवा चुका हूँ। दूसरी जो होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, जिस टाइम पे बुवाई होती है या कटाई होती है उस टाइम पे तो वर्क फोर्स की बहुत जरूरत होती है, अदरवाइज वर्क फोर्स की जरूरत नहीं होती। जब मौसमी बेरोजगारी होती है तो लोग गांवों से, ये जो ज्यादातर ये बेरोजगारियां ये कहाँ पे होती हैं, ये रूरल एरियाज में होती हैं। और सीजनल बेरोजगारी जब गांव में बढ़ जाती है तो लोग यहाँ से क्या कर देते हैं, माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज में चले जाते हैं, वहां पे काम ढूंढने चले जाते हैं। तो जब अर्बन एरियाज में काम ढूंढने के लिए लोग जाएंगे तो वर्क फोर्स वहां बढ़ जाएगी, वहां पे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें इस पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद है ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, विकास और रोजगार सृजन। मैंने आपको बताया कि विकास क्या होता है, ग्रोथ, ग्रोथ बोला जाता है वृद्धि को। किसी वर्कर्स की सैलरी पहले क्या थी, 10,000 थी,
अब उसकी सैलरी होगी 12,000 रुपये, तो उसने क्या किया, ग्रो कर दी, ग्रो हो गया, उसकी क्या होगी, वृद्धि होगी। किसी वर्कर्स की सैलरी पहले थी 10,000 रुपये, फिर उसके बाद अब हो गई 15,000 रुपये, तो वो कहीं ना कहीं ग्रो कर गया। अब उसकी सैलरी जो है 15,000 से बढ़ते बढ़ते 20, 50, 60, 70 के आसपास बढ़ गई, तो ये ग्रोथ कहलाएगी। लेकिन इसकी सैलरी बढ़ने से अगर इसका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड से क्या होता है कि इसने सोसाइटी चेंज कर ली, इसने अच्छी गाड़ी ले ली, अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, डेवलपमेंट बोला जाता है, विकास। आपने कहावत सुनी होगी, अगर एक लड़का पढ़ता है तो वो एक ही परिवार का विकास कर सकता है, अगर एक लड़की पढ़ेगी तो वो दो परिवारों का विकास करेगी। ये कहीं ना कहावत बहुत फेमस है, क्योंकि लड़की जो है दोनों परिवारों की फिर कॉमन हो जाती है। लेकिन लड़का जो है एक ही परिवार का रहता है, अपने पेरेंट्स का ऑलवेज। लड़की जो है दो परिवारों की फिर कॉमन रहती है, अगर लड़की पढ़ेगी तो दो परिवार पढ़ जाएंगे, और अगर लड़का पढ़ेगा तो एक ही परिवार पढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपने शायद सुना होगा बड़े बुजुर्गों से, या फिर आजकल तो बहुत कॉमन चीज है ये। तो आपको समझ आया ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। अब जैसे जैसे ग्रो करती है इकोनॉमी, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी ग्रो करेगी तो इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी ग्रो करेगी मतलब जीडीपी ग्रो करेगी। जीडीपी ग्रो क्यों करेगी, जीडीपी ग्रो इसलिए करेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, लोगों के पास नौकरियां आ रही हैं तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जितने ज्यादा लोग काम करेंगे, जितने ज्यादा लोग पैसा कमाएंगे, उतना ही जीडीपी में काउंट होगा, और उससे क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगी। जैसे ही जीडीपी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आता जाएगा, तो लोग और डिमांड जनरेट करेंगे, और डिमांड जनरेट करेंगे तो और लोगों को क्या मिलेगा, काम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो एम्प्लॉयमेंट है एंड जो ग्रोथ है, ये दोनों ही एक दूसरे को पूरा करती है। ग्रोथ बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट की डिमांड बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ग्रोथ बढ़ती है, और ग्रोथ अगर लंबे समय तक के लिए बढ़ती रहे तो वो क्या हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है। अब जो है रोजगार सृजन के कौन कौन से तरीके हैं, जॉब्स। रोजगार क्या होता है, जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स हो सकती हैं, जैसे कि पुलिस सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, गवर्नमेंट जॉब्स हो सकती हैं जो कि रेगुलर है। एसडीएम स्टेट पीसीएस के अंदर, डीएसपी, या और बहुत सारी जैसे पुलिस सर्विसेज हैं, पटवारी, कानूगो, जो भी जितनी भी सर्विसेज हैं, क्लर्क, ये सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो कि रेगुलर जॉब्स रहती हैं। इसके अलावा प्राइवेट जॉब्स भी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनियों में प्राइवेट मैनेजर्स होते हैं। प्राइवेट जैसे जितनी ये सरकारी जॉब्स होती हैं, इनको छोड़ के बाकी बहुत सारी जॉब्स जो है जिनके 10 से ज्यादा वर्कर्स होते हैं, वो कौन सी हैं, प्राइवेट रेगुलर जॉब्स। रेगुलर में गवर्नमेंट भी हो सकती हैं और प्राइवेट भी हो सकती है, रेगुलर में गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है। इसके बाद तीसरी तरह की जो होती हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब्स होती हैं, जो कि या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, सेल्फ एम्प्लॉयड, या फिर कुछ कैजुअल वर्कर्स। इसके अलावा रूरल एरियाज में जॉब देने के लिए, रोजगार सृजन के लिए मनरेगा स्कीम है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और मनरेगा में बहुत बार बता चुका हूँ कि मिनिमम 100 दिन का जो है इसमें काम दिया जाता है, 100 डेज। अगर आप पिछले लेक्चर्स बड़े ध्यान से देख रहे हैं तो मनरेगा के बारे में अब तक सब सब चीजें आपको याद हो चुकी होंगी। तो यही सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं, तो आप देख सकते हो। और दूसरा है, ये तो हो गया जॉब्स, प्राइवेट, रेगुलर और इनफॉर्मल। एक होती है डायरेक्ट जॉब्स और एक होती है इनडायरेक्ट जॉब्स। कैटेगरी है बस। डायरेक्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट गवर्नमेंट देती है। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि ओएनजीसी, पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, पैसा सरकार ने दिया है, चला इसको प्राइवेट लोग रहे हैं। 51% शेयर सरकार के पास है, 49% शेयर अदर प्लेयर्स के पास है ये गवर्नमेंट, और कहीं ना कहीं प्राइवेट से इसको पैसा मिल रहा है। तो ये इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट हो गई, वैसे ये डायरेक्ट में भी काउंट होती है और इनडायरेक्ट दोनों में काउंट होती है। जो पीएसयूज होती हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में काउंट होती है। इसके अलावा अगर मनरेगा की बात करें तो वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऐसा है कि लोग क्या, सरकार क्या करती है, कुछ स्कीम्स चला देती है। कुछ जैसे लोन की स्कीम्स होगी, लोन दे दिया किसको, एस सी एस टी को लोन प्रोवाइड करवा दिया। अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग हैं वो अगर काम करना चाहते हैं उनको लोन प्रोवाइड करा दिया। स्पेलिंग देख लेना, कुछ गलत हो सकती है। उनको अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको लोन प्रोवाइड करवा दिया कि आप लोग, आपको काम करना चाहते हैं, आपके पास नॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पैसा लीजिए, लोन लीजिए, जिसको कि क्रेडिट कहते हैं, लोन लीजिए, काम कीजिए, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। अब अगर मान लीजिए एक फर्म है, कोई एक, एक मैं हूं, मान लो एक मैं हूं,
मेरे पास दिमाग है, मेरे पास सारे कुछ मतलब दिमाग बहुत है, काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का मेरे पास पैसा नहीं है। अगर मुझे सरकार 100 करोड़ रुपया देगी, तो मैं 100 करोड़ के बदले 30 लोगों को रोजगार दे पाऊंगा, और अगले 10 साल की मैं एश्योरेंस कर सकता हूँ कि 30 लोगों को अगले 10 साल तक के रोजगार मिलेगा, और रेगुलर मिलेगा, और इनकम इस 100 करोड़ से इनकम आएगी। तो सरकार मुझे 100 करोड़ नहीं देगी, सरकार मुझे कहेगी ये 10 करोड़ पकड़, और तू ये 30 लोगों को मत दे रोजगार, तू 5 लोगों को रोजगार दे, लेकिन तू रोजगार दे। तो इस तरह से लोन प्रोवाइड करवा देती है। ये एक एग्जांपल्स हैं। 10 करोड़ लेने के लिए भी मिल जाते हैं लोन, लेकिन बहुत सारी कंडीशन है जो फुलफिल करनी पड़ती हैं। गवर्नमेंट स्कीम से बहुत सारे लोन मिलते हैं आजकल, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिलता है, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस है जो फुलफिल करनी पड़ती हैं। और भारत के अंदर अभी तक काफी जो है लूप होल्स भी हैं, जिसका मिस यूज भी होता है। ये जो लोन्स हैं सिर्फ जो मंत्री हैं या फिर जो बड़े बड़े एमएलए एमपीज हैं, अपने लोगों को ये लोन दिलवा देते हैं, लेकिन जिस जो वाकई में काम करना चाहता है, जो कर सकता है, उसको लोन नहीं मिलता। अगर उसको लोन मिले तो वाकई में वो कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है। दूसरा क्या होता है, एग्रीकल्चर से मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा। एग्रीकल्चर उन्होंने किसी तरह से बैंक से लोन लिया कि हमें लोन चाहिए, हमने जो कुछ किसानों के कुछ इक्विपमेंट्स बनाने हैं या कुछ भी करना है, तो बैंक ने लोन दे दिया। अब इस जो किसान था, जो फार्मर था, इसने क्या किया, जो इन्होंने बैंक से लोन लिया है, इस लोन से इक्विपमेंट्स नहीं बनाए, क्या कर दिया, कार परचेज कर ली। अगर ये इक्विपमेंट्स बनाता तो इसका कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ जाती। अब अगर कार परचेज कर लिया तो इससे क्या है, प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ेगी, हालांकि जो कार है वो कहीं ना कहीं एक और बर्डन बढ़ जाएगा, उसमें पेट्रोल लगेगा, इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी, और बहुत सारे खर्चे बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं फिर ये लोन्स जो है नहीं मिलते, तो इसका मिस यूज भी हो सकता है। तो मिस यूज होता है, हो कर सकता है, होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे लेक्चर्स में ये सारी चीजें। तो आप देख लीजिए ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का आपस में लिंक क्या है। ग्रोथ बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ता जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो ग्रोथ, डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का आपस में क्या संबंध है, आपको मैंने बता दिया है। मनरेगा के बारे में जानते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में जानते हैं, ये सारी चीजें आप अच्छे से समझते हैं। अब आपने समझ लिया, देख लिया, क्वेश्चंस को पढ़ लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चंस को। थ्योरी सारी अपने कवर कर ली। अब हम यहाँ से हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ चुका है, लेवल 1। If the value of imports and exports are the same, then the net earning is। जीडीपी 10 रुपए है, 100 रुपए जीडीपी। जो है एक्सपोर्ट है वो भी 10 रुपए है, जोड़ दिया। जो इम्पोर्ट है वो भी 10 रुपए, वो घटा दिया। तो नेट अर्निंग्स पे क्या होगा, नेट अर्निंग पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, इक्वल रहेंगी, या फिर जीरो हो जाएंगी। तो इसमें जो नेट अर्निंग्स है वो इक्वल रहेंगी, जीरो नहीं होंगी नेट अर्निंग्स। सॉरी, इसमें क्या, इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स आर द सेम देन द नेट अर्निंग। नेट अर्निंग जीरो है। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, जीडीपी तो पहले ही 100 थी, इक्वल नहीं कह सकते, इसको जीरो कहा जाता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो। नेट अर्निंग तीन हो सकती हैं, अगर इंपोर्ट्स ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट कम है तो वो नेगेटिव हो जाएगी, एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है तो पॉजिटिव हो जाएगी, और एक अगर दोनों बराबर है तो जीरो हो जाएगी। तो तीन ही कंडीशन है। राइट आंसर इसका सी है, शून्य। थ्योरी में आपको अच्छे से पढ़ाया है, एक बार फिर से जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज वर्कर्स। वर्कर्स किन्हें कहा जाता है, पीपल इंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये सही पॉइंट है, जो कि आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए लोग हैं, एम्प्लॉयड वर्कर्स कहलाते हैं। पीपल्स टेम्परेरली एबसेंट फ्रॉम द वर्क, कुछ लोग जो टेम्परेरी जो है आर्थिक गतिविधियों से दूर है, अनुपस्थित है, तो वो भी वर्कर्स कहलाते हैं। हम ऊपर पढ़ के आए हैं, तो राइट आंसर सी है। अब कोई छुट्टी पे चल रहा है, कोई बीमार है तो वो वर्कर ही, काम तो वो करना चाहता है। वर्कर का क्या मतलब है, वर्कर का मतलब श्रमिक, कि वो काम करना चाहता है, तो वो वर्कर ही कहलाएगा। अगर वो छुट्टी पे है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। तो कौन सा इसमें से फैक्टर है जो इंडिकेटर यूज किया जाता है, किस लिए, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को कंट्री में देखने के लिए। वर्क एम्प्लॉयमेंट रेशियो, वर्क पॉपुलेशन रेशियो, वर्क अर्निंग रेशियो, या नन ऑफ द अबव। तो आपने देखा था वर्क पॉपुलेशन रेशियो, एग्जाम्पल से मैंने समझाया भी था, आपको याद होगा। तो कार्य जनसंख्या अनुपात। नेक्स्ट देखिए, वर्कर्स हु ओन एंड ऑपरेट देयर एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड आर नोन एज। कोई ऐसे वर्कर्स हैं जो अपना जो है कारोबार ऑपरेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। क्या कहा जाता है, स्वनियोजित वर्कर्स।
व्हाट परसेंट ऑफ कैजुअल वेज लेबरर अकाउंट ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स? तो कैजुअल वेज लेबरर्स कितने परसेंट है? आप जो पढ़ के आए पीछे अच्छे से, कितने परसेंट है? 25%। कौन है कैजुअल वेज लेबरर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सेक्टर इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स इन इंडिया? प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी? तो ज्यादा जो है 45% जनरेशन कौन दे रहा है? प्राइमरी सेक्टर। तो राइट आंसर होगा ए। सबसे ज्यादा लोग जो है प्राइमरी सेक्टर में प्राथमिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, किस लिए? जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द फॉर्मल सेक्टर? फॉर्मल सेक्टर के बारे में कौन सी बात या कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट विच एम्प्लॉयज 10 वर्कर्स और मोर लाई इन द फॉर्मल सेक्टर? बिल्कुल सही है। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में 10 या 10 से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवा रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? फॉर्मल सेक्टर कहा जाता है। तो ये ट्रू है, इसमें नॉट ट्रू पूछा गया तो पहला ठीक है। वर्कर्स इंजॉय सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स? बिल्कुल मिलते हैं फॉर्मल सेक्टर में। वर्कर्स अर्न मोर देन दोज इन द इनफॉर्मल सेक्टर? वर्कर्स डू नॉट गेट रेगुलर इनकम? तो इसमें नॉट ट्रू पूछा गया है, तो फॉर्मल सेक्टर में जो है रेगुलर इनकम मिलती है। तो हमारा राइट आंसर डी है, इसमें ये नॉट ट्रू है। रेगुलर इनकम मिलती है इसमें लिखा है कि नहीं मिलती? राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रेजेंट ऑफ ऑन इंडियन फार्मर्स? किस तरह की जो इंडियन फार्मर्स को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो कि है। भारतीय खेतों पर किसान किस प्रकार की बेरोजगारी मौजूद है? यह भारतीय किसानों पर प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत बार बता चुका हूं। और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहां पर है? अर्बन एरियाज के अंदर। ये स्ट्रक्चरल ओपन, आगे एक पूरा चैप्टर आएगा अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो अब सारी चीजें एक एक चीज कवर करवाऊंगा मैं आपको। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट प्रोमिसेस, तो कम से कम कितने दिनों का रोजगार प्रोवाइड करवाता है? मिनिमम 100 डेज। मनरेगा से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। एक और स्टूडेंट्स के मन में बहुत बड़ा डाउट रहता है कि सर गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स हैं, अगर आप पढ़ने बैठेंगे ना तो गवर्नमेंट की पूरी एक जो है इंडिया ईयर बुक आती है, तो उसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड पॉलिसीज होती हैं। तो वो सारी जो बुक है 700 पेजेस की बुक होती है, तो वो सारी तो आप नहीं पढ़ सकते। चलो पढ़ भी सकते हैं तो याद नहीं कर सकते। तो सर गवर्नमेंट स्कीम्स है, कैसे समझे कि कौन सी इंपॉर्टेंट? तो स्टूडेंट्स रूरल डेवलपमेंट के लिए जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट स्कीम्स है रूरल डेवलपमेंट के लिए, वो पढ़ के जाइए। अर्बन डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है? वैसे तो हजारों स्कीम्स हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे लोगों को फायदा भी हो रहा है, ये दो तरह की हो गई। कोई ऐसी स्कीम जो करंट अफेयर में बहुत ज्यादा चल रही है जिससे वर्कर्स को फायदा मिला हो, कोई ऐसी स्कीम जो करंट अफेयर में है। चौथी चीज क्या है? पहली होगी रूरल, दूसरी होगी अर्बन एरियाज के अंदर स्कीम्स, तीसरी जो करंट अफेयर में पूछी गई है, और चौथी स्कीम जो कि बजट के अंदर जिसको ज्यादा पैसा लोकेट हुआ हो, वो स्कीम्स देख लो। अगर ये चारों चीजें आप पता कर लेंगे, चारों चीजें समझ आ गई, तो आप समझ जाएंगे कि इस बार पेपर में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम लोग जो है टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डालते हैं या फिर जो वीडियोस के अंदर क्वेश्चन करवाते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, या फिर हमारे क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में कैसे पूछ लिए जाते हैं? जो मैंने करवाया, जो मैंने पढ़ाया, जो स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, उसमें से क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं? क्योंकि उसको अच्छे से एनालाइज किया जाता है कि लास्ट टाइम कौन कौन से इन्होंने फैक्टर देखे थे, या लास्ट टाइम ये फैक्टर मैच हो रहे थे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। तो इस टाइम भी हम ये सारे फैक्टर अगर देख लेते हैं और +1 और प्लस माइनस करके फैक्टर को बढ़ा के और घटा के देख लेते हैं कि अगर ये सिचुएशन हो सकती है तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये 90 to 95% ये चीजें वर्क करती हैं। 5% तो फिर भाई कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनर ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। तो वो 5% नहीं, 95% पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पीपल इन वेरियस डिपार्टमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज इज ए टाइप ऑफ। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सरकार की। अगर सरकार जो है कोई एम्प्लॉयमेंट देगी तो वो कैसी होगी? डायरेक्ट होगी, इनडायरेक्ट होगी, या फिर बोथ होंगी? तो ये क्वेश्चन है। तो अगर सरकार देगी तो वो कौन सी है? डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देगी। किसी अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो किसी को लगा रहे हैं तो वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा। Which of the following is example of change in structure of workforce in India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कार्यबल की संरचना में परिवर्तन का उदाहरण है?
वर्क एट ऑफिस, ये तो हजारों सालों से चली आ रही प्रथा है, बहुत पुरानी प्रथा है। वर्क एट होम, फॉर्मल सेक्टर वर्किंग, ये भी बहुत पुरानी, ये भी बहुत पुरानी है। वर्क एट होम, बी, ये राइट आंसर है। अब आप समझिए कैसे। इंटरनेट के आ जाने के बाद पहले क्या होता था, काम करना है भाई, ऑफिस में जाके काम हो सकता है, अब इंटरनेट के माध्यम से घर पे बैठे ही काम हो सकता है। जैसे कोई मेरे लिए टाइपिंग कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि मेरे जितने भी जो काम कर रहे हैं मेरे साथ, जो लगे हुए लोग हैं जो मेरे साथ मेरे अंडर काम कर रहे हैं, वो मेरे ऑफिस में आके ही बैठ के ही काम करते हैं। कुछ लोग घर से भी अपना टाइपिंग करके भेज देते हैं कि सर ये टाइपिंग है। अब कोई हाउस वाइफ है, उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, गवर्नमेंट जॉब से ऊपर हो चुकी है, लेकिन वो टाइपिंग अच्छा जानती है, टाइपिंग करना अच्छा जानती है, या कंटेंट क्रिएशन में वो हेल्प कर सकती है, तो वो कहीं ना कहीं वो हमारी हेल्प कर रही है। वो घर पे बैठी हैं, हम यहाँ अपने चंडीगढ़ में बैठे हैं, तो हम लोग कॉन्टैक्ट किस तरह से करते हैं, इंटरनेट के थ्रू। हम काम की शेयरिंग कैसे करते हैं, इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट के आ जाने से घर पर काम, ये जो वर्क फ्रॉम होम है, ये बहुत ज्यादा प्रचलन में है। और कई लोगों को लगता है कि कोरोना के आ जाने के बाद ये वर्क फ्रॉम होम हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादा पर्सनली कोरोना के बाद हुआ, लेकिन ये काम उससे पहले भी चल रहे थे, वर्क फ्रॉम होम बहुत लोग काम कर रहे थे और करवा भी रहे थे। नेक्स्ट देखिए, ए स्टेट इन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड इन वर्क देन आर रियली नीडेड। एक ऐसी अवस्था जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोग कार्य में लगे हों, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये रूरल एरियाज में होती है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। और कई बार क्या पूछ लेता है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सीधा ही क्वेश्चन पूछेगा कि सभी तरह की, कितने तरह की बेरोजगारी होती है, सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेगा मेंस के अंदर। तो उसके बारे में फिर आपको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, सारी चीजें पता होनी चाहिए। द नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क इज कॉल्ड। वास्तव में काम करने वाले या काम करने के इच्छुक श्रमिकों की संख्या क्या कहलाती है, तो उसको बोलते हैं लेबर फोर्स। वो सारे क्या है, वो लेबर है, वो काम करना चाहते हैं, उसको लेबर फोर्स कहा जाता है। श्रम बल। ये थे लेवल 1 के क्वेश्चन, जो कि इजी टू मॉडरेट रहते हैं, कि कुछ इसमें से बिल्कुल इजी भी थे और कुछ मॉडरेट थे, कि अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो। आपको यहाँ पर इजी क्यों लगते हैं, क्योंकि आप पहले थ्योरी कवर करके आते हैं यहाँ पर अच्छे से, और उसके बाद आप क्वेश्चंस करते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे साथ, तो वो थ्योरी कैसे पढ़ें। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जो हमारी ये पीडीएफ्स हैं, ये परचेज कर सकते हैं। डायरेक्ट आप पहले पीडीएफ पढ़ के आओ, ये पूरा चैप्टर पढ़ के आओ, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और ज़्यादा जानकारी के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी मास्टर ऑफिशियल प्ले स्टोर से। सारी चीज़ उसमें से दी गई, उसमें डायरेक्ट बताई गई है। लेवल 2 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और उसके बाद विचार करने के बाद क्या करेंगे, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट देखनी है और आंसर बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इज कॉल्ड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द ईयर। ये बिल्कुल ठीक है। टोटल मनी की वैल्यू फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, यहाँ पर अगर इंटरमीडिएट लिखा होता, कई बार क्या इंटरमीडिएट लिख के देते तो गलत हो जाता। अब फाइनल गुड्स लिखा हुआ है, सर्विस लिखा हो, तो ये जीडीपी की फुल फॉर्म है, ये ठीक, जीडीपी की डेफिनेशन है, तो ये ठीक है। ये सकल घरेलू उत्पाद की ही डेफिनेशन है, उसकी व्याख्या है ये। द एक्टिविटीज विच कंट्रीब्यूट टू द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, उसको क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम लोगों ने जब जीएनपी की ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी इस चैप्टर में, तो आपको पता होगा, याद है आपको। द नेट अर्निंग फ्रॉम द एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपको पता है जो नेट अर्निंग है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। तो ये तीसरा गलत है, जिसमें 3 है वो हम हटा देते हैं। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर आपका ए है, 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन आर कॉल्ड वर्कर्स। जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन उनको वर्कर कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे लिख देता है एग्जामिनर, द ओनली सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आर कॉल्ड वर्कर, या द ओनली, अगर ओनली लिख देता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती। ओनली नहीं लिखा तो ये स्टेटमेंट ठीक है, कि उनको भी वर्कर्स ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मल्टीफेस्टेड। तो भारत में रोजगार की प्रकृति बहुआयामी है, जो कि आपको पता है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, कैजुअल लेबरर्स है।
सारी चीजें हैं। तो राइट आंसर ये दोनों ठीक है। राइट आंसर क्या है? सी, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें क्या की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वर्क population ratio is an indicator that is used for analyzing the employment situation in the country। तो वर्क पॉपुलेशन रेशियो का यूज किया जाता है, ये एक इंडिकेटर है, ये एक संकेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है कि देश के अंदर किसी भी कंट्री में क्या सिचुएशन है एम्प्लॉयमेंट की। तो ये ठीक फैक्टर है हमारा, फर्स्ट ठीक है। दूसरा देखिए, ए हायर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मीन्स द एंगेजमेंट ऑफ पीपल इज लेस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये गलत है। कैसे? मैंने आपको एग्जांपल से समझाया समझाया था। एक कंट्री में 20 लोग काम कर रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन है 100, तो इसकी रेशियो क्या रहेगी? इसकी रेशियो बनेगी 20। एक दूसरी कंट्री है, लोग हैं 10 उसमें काम कर रहे हैं, पॉपुलेशन है 100, तो इसकी रेशियो कितनी होगी? इसकी रेशियो होगी 10। तो जितनी ज़्यादा रेशियो है उतने ही ज़्यादा लोग क्या है काम में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर कम रेशियो है तो कम लोग काम कर रहे हैं। इसने क्या कहा है कि रेशियो तो हाई है और लोग कम लगे हुए हैं, तो ये गलत है। तो जिसमें 2 आया उसको हटा के देखिए, ठीक है, तो ये हमारा आंसर बी होगा। पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु रिसाइड इन ए पर्टिकुलर लोकेलिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसको क्या बोलते हैं? जनसंख्या। तो पहला और तीसरा ठीक है। राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा है? बी। सिंपल क्वेश्चन है ये। सिंपल, जब आपने पढ़ा हो तो सारा पेपर ही सिंपल लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स होते हैं बहुत, उनको मतलब 100 में से 80 नंबर ले जाते हैं। फिर उन्होंने बहुत पढ़ा है, उन्होंने अच्छी मेहनत की है, उन्होंने जो चीज़ पढ़ी हुई है उसमें से डायरेक्ट आ गया। कई बार क्या है, आप सालों साल मेहनत करते रहते हैं, नहीं समझ आती चीज़ें तो नंबर नहीं आते, या फिर कई बार कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते रहते हैं कि जो हमें, दो चीज़ें होती हैं, टीचर्स भी कई तरह के होते हैं और चीज़ें भी कई होती हैं। एक टीचर वो होता है, क्या पढ़ाता रहता है, जो बच्चों को समझ आए सिर्फ उसने वो पढ़ाना है कि बच्चे बस पढ़ें, वाह वाही हो, यूट्यूब पे लोग देखें वीडियो, नीचे कमेंट हजारों मार के सर मजा आ गया, सर पढ़ के बहुत अच्छा लगा। एक इस तरह का टीचर होता है कि भाई बच्चों को वही पढ़ा रहा है जो बच्चों को समझ आ रहा है। एक दूसरा टीचर वो होता है कि जो चीजें काम की हैं, जो एग्जाम में उनके काम आएंगी, टीचर वो पढ़ाएगा। और जो काम की चीजें उनमें से अक्सर बच्चों का मन नहीं लगता, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ना जिसमें से एग्जाम में पेपर में पूछा जाएगा, उसमें बच्चों का मन नहीं लगता, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, तो फिर उसके जो है लोग नहीं देखते, वो कहते हैं कि पता नहीं ये क्या पढ़ा रहा है, लोगों ने देखा तो है नहीं। कमेंट में भी कहते हैं बच्चे कि सर समझ नहीं आया। समझ क्यों नहीं आया? क्योंकि वो टफ चीजें हैं। और पेपर जो है कुछ सिंपल चीजों से आता है, कुछ टफ चीजों से आता है, तो पेपर मिक्सचर होता है। तो सिर्फ सारी इजी चीजें मत पढ़ते रहिए और सारी टफ भी मत पढ़ते रहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइजेस टू अर्न देयर लाइवलीहुड आर नोन एज डायरेक्ट एम्प्लॉयड। उसको सब नियोजित वर्कर्स कहा जाता है, ठीक है। ये सॉरी, एक मिनट यहाँ से फिर देखते हैं। वर्कर्स हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइजेस टू अर्न देयर लाइवलीहुड आर नोन एज डायरेक्ट एम्प्लॉयड। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ए वर्कर इज एंगेज्ड बाय समवन और एन एंटरप्राइजेस एंड पेड हिज और हर वेजेस रेगुलरली, दे आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अगर कोई किसी दूसरे के द्वारा हायर किया जाता है तो उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते, ये दूसरा गलत है। इसमें देखिए, ये थोड़ा हिंदी में देखते हैं हम लोग। वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन करते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष नियोजित के रूप में जाना जाता है। इसको प्रत्यक्ष नियोजित के रूप में नहीं जाना जाता। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है? जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती है, उसको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के अंदर रखा जाता है। तो ये भी यहाँ पर क्या है? गलत है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझते हैं। डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट सर्विसेज, आईएएस आईपीएस, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सर्विसेज। तो डायरेक्ट नहीं है, तो इसमें राइट आंसर क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर। जो ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज है वो प्राइमरी नहीं, वो टर्शरी सेक्टर का काम है, तृतीय क्षेत्र का काम है, प्राथमिक का नहीं है। तो ये गलत है। एक है उसको हटाओ, लीजिए सी आपका आंसर है। आप बिना पढ़े भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर टाइम कम है एग्जाम में तो ऐसे काम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। बीच बीच में मैं आपको चीजें याद करवा देता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड है। और ये हमारा 16th लेक्चर है। इससे पहले 15 जो है लेक्चर हो चुके हैं, 15 लेक्चर्स के क्वेश्चंस भी हो चुके हैं, तो आप वो भी जरूर देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर इज नॉट ए मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नॉर्म्स इन अर्बन एरियाज। जो एग्रीकल्चर है वो बिल्कुल सही है कि अर्बन एरियाज में एक मेजर सोर्स नहीं है एम्प्लॉयमेंट का। एंड पीपल आर मेनली इंगेज्ड इन द सर्विस सेक्टर।
तो गांव में जो है ज़्यादातर एग्रीकल्चर में संबंधित रूरल एरियाज में प्राइमरी सेक्टर क्या है, मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर रोजगार मिला हुआ है। और अर्बन एरियाज में कौन सा सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर, अर्बन एरियाज सेकेंडरी सेक्टर, मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर रोजगार मिला हुआ है। समझ गए, एग्रीकल्चर, रूरल एरियाज, प्राइमरी सेक्टर, मैक्सिमम रोजगार या मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, टर्शरी सेक्टर, अर्बन एरियाज, और यहाँ पे भी टर्शरी सेक्टर आएगा, या सर्विस सेक्टर, सॉरी सर्विस सेक्टर, और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। तो ये दूसरा भी ठीक है यहाँ पर। प्राइमरी सेक्टर इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ वर्कर इन इंडिया। तो प्राइमरी सेक्टर में 45% लोग काम करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो साथ साथ चीजें याद भी रखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनफॉर्मल सेक्टर। कैजुअल वेज लेबरर फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर। जो कैजुअल वेज लेबरर होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट होते हैं, ये ठीक है हमारा फर्स्ट पॉइंट। वर्कर्स एंड एंटरप्राइजेस इन द इनफॉर्मल सेक्टर डू नॉट गेट रेगुलर इनकम। तो इसमें जो है इनफॉर्मल सेक्टर में उनको रेगुलर इनकम नहीं मिलती, तो बिल्कुल ठीक है ये भी। तो सी इसका दोनों आंसर क्या है, सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग ऑन इंडियन फार्म्स इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। भारतीय खेतों पर प्रचलित बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। तो ये तो आपको अब तक बिल्कुल अच्छे से याद हो चुका होगा, ये बार बार चीजें ये आ रही हैं। Seasonal employment is when people move to urban areas in search of job when they are not employed on the farms। तो ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट या फिर मौसमी बेरोजगारी, मैंने आपको ये भी बताई है चीजें। तो ये दोनों यहाँ पर क्या है, ठीक है। इसमें राइट आंसर पूछा है तो दोनों ही ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर मेरे पास एनसीईआरटी की किताबें हैं, तो क्या मैं उनको फॉलो कर सकता हूँ? तो बिल्कुल बच्चों, आप लोग एनसीईआरटी की किताबें फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको बताता रहता हूँ कि कौन सा जो है एनसीईआरटी का चैप्टर किस बुक में है और किस क्लास की बुक में, वो भी मैं बता देता हूँ। लेकिन उनमें क्या है, उनमें आपको एक तो उनकी लैंग्वेज है, वो सिर्फ समझाने के हिसाब से है। ये जो मैं करवाता हूँ इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट एक चैप्टर मेंस का डायरेक्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता है। जैसे रोजगार से संबंधित, डेवलपमेंट से संबंधित, अनौपचारिकीकरण से संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा मेंस में, तो डायरेक्ट आप लोग जो यही वर्डिंग लिख के आ जाएंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएंगे। उस एनसीईआरटी में जो आप पढ़ रहे हो उसमें डायरेक्ट आप आंसर नहीं लिख पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, उसके अंदर आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये नहीं मिलेंगे। यहाँ पर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेवल 1, लेवल 2 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, तो आपको ये चीजें उस बुक के अंदर नहीं मिलेंगी। तो ये बुक्स जो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ ये उनसे बेटर है, कहीं बेटर है, फार फार बेटर है। तो सक्सेस के लिए अपने बुक्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। राइट आंसर सी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मनरेगा प्रोमिसेस 100 डे ऑफ गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट टू ऑल रूरल हाउस होल्ड हु वॉलंटियर टू डू स्किल्ड मैनुअल वर्क। अब स्टूडेंट्स में देखिए स्किल्ड वर्क की बात होगी, लेकिन मनरेगा के अंदर अनस्किल्ड वर्क मिलता है। स्किल्ड नहीं तो पहला हमारा गलत हो गया। अब इसमें पूछा गया स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। दूसरा देखिए, द इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज व्हेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पीपल इन वेरियस डिपार्टमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस। तो ये इनडायरेक्ट नहीं है, कौन सी है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस के लिए सरकार किसी को हायर करती है, जॉब देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी हमारा गलत है। राइट आंसर क्या है, डी। दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है, दोनों ही गलत है। क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया है। साथ में ये एक्सप्लेनेशन दी गई है, एक एक आंसर की, एक एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दे रखी, तो आप लोग ये एक बार जो है पीडीएफ को जरूर जाके पढ़ लीजिएगा। स्टूडेंट्स रिवीजन जरूर करनी है। मैं आपको अच्छे से अच्छी चीजें, कंटेंट अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करवा सकता हूँ, हमारी सर्विसेज बेटर से बेटर आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। रिजल्ट तभी आएगा जब मैं और आप मिल के काम करेंगे। मैं अपना 100% देता हूँ, 100 से ज्यादा परसेंटेज देता हूँ, तो आप भी अपना 100 और 100 से ज्यादा देने की कोशिश कीजिए। हाँ, कोई चीज समझ में नहीं आती, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है। ये व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं आपको, और अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो आप एप्लीकेशन के थ्रू हमें मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। मैं या मेरा टीम मेंबर कोई भी आपसे जो है टच में रहेगा। ये सारी सर्विसेज हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सर्विसेज अवेल करनी हो तो आप लोग हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9896160956। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, और ये पीछे वाला रिवाइज जरूर करके आना। अभी 16 के 16 चैप्टर जो है रिवाइज करके आने। ठीक, थैंक यू।